आज आप आरएसएस एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत क्लास 10th हिंदी में वर्णित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह का भावार्थ सहित अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह कविताओं से। पहली कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि बादल गरजो बादल गरजो बादल गरजो बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर वो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे नवजीवन, उर्मे नवजीवन वाले, बज छिपा नूतन कविता में, फिर भर दो बादल गरजो। तो इस प्रकार से आप अगर ध्यान देंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी पहली कविता में उत्साह, देखिए उत्साह क्या है, उत्साह का अर्थ है जोश, उमंगे, यानी व्यक्तियों के अंदर उत्साह भर दो। तो इस प्रकार से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कहते हैं कि बादल गरजो, बादलों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या देखते हैं, एक क्रांतिकारी रूप देखते हैं उन बादलों के अंदर। तो उन बादलों को देखिए, यहाँ ये चिन्ह जो लगा हुआ है, ये चिन्ह है आपका संबोधन का चिन्ह है। तो संबोधित करते हुए कवि बादलों को कहता है कि हे बादल तुम गरजो, तुम गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन, तो घेर घेर कर बार बार, घोर घोर माने भयंकर तीव्र, गगन और इस पूरे आसमान को तुम घेर लो, धाराधर, धाराधर माने होता है बादल, वो बादल, अरे बादल, इस प्रकार से तुम ऐसा गर्जना करो और इस पृथ्वी पर बरसो। आगे की पंक्ति में देखिए धाराधर माने बादल होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और घोर घोर शब्द यहाँ पर 2 बार दिया गया है, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ललित ललित काले घुंघराले, तो कहते हैं कि सुंदर कोमल कोमल और सुंदर सुंदर काले जो श्याम रंग के घुंघराले, जो गोले आकार में बादल होते हैं, जैसे बाल घुंघराले होते हैं, उस आकार की जो बादल हैं सांवले रंग के, उन बादलों को कवि संबोधित करते हुए कहता है कि ये सुंदर सुंदर बादल, तुम जो श्याम रंग है तुम्हारा, तुम बालों की तरह घुंघराले हो, इस प्रकार से तुम और भी सुंदर लग रहे हो, बाल कल्पना के से पाले, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बालक की कल्पना हो तुम, अर्थात जैसे कोई बालक कल्पना करता है, सुंदर कल्पना करता है। तो यहाँ बाल कल्पना का मतलब क्या है, बालक जो सोच विचार करता है, जो कल्पना करता है, विभिन्न प्रकार से नहीं बालक कल्पना करता, तो उसके लिए कवि कहता है के से पाले, के उसी के समान हो, बालक की कल्पनाओं की समान। विद्युत उर, देखिए विद्युत छवि, छवि माने दृश्य होता है, विद्युत माने बिजली, बिजली के समान तुम्हारा जो दृश्य है वह उर्मी में, हृदय में, तुम्हारे हृदय में बिजली की छवि दिखाई पड़ती है, नवजीवन वाले, और तुम इसी प्रकार से ऐसे दिखाते हो जैसे व्यक्तियों को नया जीवन देने वाले हो। तो उन बादलों को कवि संबोधित करता है। वज्र छुपा नूतन कविता में, यहाँ कवि कहता है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में तो कहता है कि वज्र छुपा नूतन कविता में, कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में वज्र के समान जो कठोरपन है या वज्र के समान जो स्वभाव है, उससे तुम चाहो तो क्या करो, नूतन कविता, नई कविताओं का जैसे कवि निर्माण करता है अपने नए नए शब्दों से, वैसे मनुष्य को के अंदर उत्साह भर सकते हो, पौरुष शब्द भर सकते हो, जोश भर सकते हो, उमंगों का विस्तार कर सकते हो। तो ऐसा कवि कहता है। फिर अंत में कवि कहता है कि फिर भर दो, तुम चाहो तो फिर से पुनः उनके अंदर नया जोश, नई उमंगे और नए संचार को प्रवाहित कर सकते हो। तो हे बादल गरजो, इस प्रकार से कवि कहता है कि हे बादल तुम गर्जना करो। तो इन कविताओं में अगर आप देखेंगे तो इनके भावार्थ को आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए दूसरी कविता का भावार्थ से अध्ययन करते हैं। तो दूसरी कविताओं में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन,
विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि तप्त धरा जल से फिर शीतल, शीतल कर दो बादल गरजो, तप्त धरा जल से फिर शीतल, शीतल कर दो बादल गरजो, बादल गरजो, बादल गरजो। इस प्रकार से बहुत अच्छी पंक्तियों को कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। देखिए विकल माने क्या होता है, विकल माने व्याकुल होता है, तो व्याकुल थे इस संसार की जन। उन्मन माने क्या होता है, उन्मन माने अनमना, अर्थात उदास मन वाला, जो पूर्ण रूप से जिसका चित्त मन लीन ना हो। उन्मन, तो उन्मन थे उन्मन, तो व्याकुल थे इस संसार के लोग, इस गर्मी से, इस भीषण गर्मी से क्या थे, व्याकुल थे। उन्मन थे उन्मन, और अनमने थे, अर्थात पूरी तरीके से उनका मन तल्लीन रुचकर नहीं था। विश्व के, संसार के, निदाघ माने तपती हुई इस गर्मी से, तपती हुई इस भीषण ग्रीष्म ऋतु से, गर्मी से, सकल माने संपूर्ण, और जन माने मनुष्य, इस संसार के संपूर्ण लोग क्या थे, इस तपती हुई गर्मी से व्याकुल थे। आए अज्ञान, और बादलों को तब कवि कहता है कि आए, तुम आए हे बादल, तुम आए अज्ञात, अर्थात जिसका ज्ञात नहीं है। अब देखिए यहाँ अज्ञात की अगर बात करेंगे तो अज्ञात को आप ध्यान रखिए कि यह अज्ञात क्या है, अज्ञात है नई तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का, नई तत्पुरुष समास का ये रूप है अज्ञात। अज्ञात माने जो ज्ञात नहीं है, तो कहते हैं आए, तुम किस दिशा से आए, अनंत के घर, अनंत माने आकाश के, घर माने बादल, हे आकाश के बादल, तुम किस दिशा से आए, अज्ञात, ये हमें अज्ञात है, अर्थात मालूम नहीं है। तप्त धरा, तप्त माने जलती हुई, धरा माने इस पृथ्वी को जल से, अपनी पानी की बूंदों से, अपनी वर्षा की बूंदों से फिर से शीतल कर दो, हे बादल फिर से तुम शीतल कर दो, इस प्रकार से गरजो। देखिए कवि इन बादलों में क्या करता है, क्रांतिकारी स्वरूप स्वर देखता है, क्रांतिकारियों का रूप देखता है, इसलिए कवि इन बादलों से आह्वान करता है, तो कवि इनको गरजने और बरसने के लिए आमंत्रित करता है। तो इस प्रकार से आप इन कविताओं का भावार्थ से अध्ययन कर सकते हैं। आइए अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए अगर आप पहले प्रश्न की बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों में, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि कवि बादल से फुहार या बरसने के स्थान पर रिमझिम, बरसने के स्थान पर क्या करता है, गरजने के लिए कहता है, क्यों। तो कवि इन प्रश्नों का अगर आप उत्तर देखेंगे तो कविता में पहले ही दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि कवि बादल से गरजने बरसने या फुहार के स्थान पर क्या करता है, गरजने बरसने के लिए कहता है। तो क्यों कहता है, इसलिए कहता है कि बादलों में कवि क्रांतिकारी स्वरूप देखता है। वह जानता है कि इन बादलों के द्वारा नया परिवर्तन हो सकता है, संसार के लोगों को तपती उष्मा से शांति मिल सकती है, या उनको शीतलता प्रदान ये बादल कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से उसने विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करके संबोधित किया कि जैसे कवि नई नई कल्पनाएं करता है, उस प्रकार से नए नए रूपों से हे बादल तुम हमें सिंचित कर दो, इस धरती को, तपती हुई धरती को शांत कर दो। तो कवि बादल से फुहार या बरसने के स्थान पर गरजने के इसीलिए कहता है क्योंकि उसमें क्रांतिकारी स्वरूप देखता है। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो यहाँ आप देखेंगे उत्साह कविता शीर्षक जो रखा गया है, कविता का शीर्षक, तो देखिए कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादलों की गर्जना, बादलों का गरजना, उमड़ना घुमड़ना, यह उत्साह का द्योतक है, उत्साह को प्रकट करता है। और जिस प्रकार से बादल गरजते हैं, बरसते हैं, नए उत्साह नए उमंगों के साथ इस धरती को तप्त करते हैं, तप्त धरती को शांत करते हैं, तो वो कभी उस बादलों में देखता है वह स्वरूप कि ऐसे बादल तुम चाहो तो मनुष्य को प्रेरित कर सकते हो, इस संसार को प्रेरणा प्रदान कर सकते हो। इस प्रकार कविता का शीर्षक कवि ने उत्साह रखा है। तो आप इसके आंसर को व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न है आपका, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो आप ध्यान दीजिए कि कविता में बादल बरसने के रूप में, तो कविता में बादल बरसने के रूप में संकेत किया गया है, इसमें इन अर्थों की ओर, गरजने की ओर इधर भी संकेत किया गया है, संसार के भीषण परिताप को हरने के लिए इनमें भी
संकेत किया गया है, या लोगों का जो कष्ट है उस कष्ट को, पीड़ा को समाप्त करने के लिए। तो विभिन्न प्रकार से कविता में बादल किन किन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से इन बादल का अर्थ प्रयुक्त हुआ है, यानी गर्जना, बरसना, संसार के लोगों की पीड़ा हरना, ताप हरना, उनके दुख, संताप, कष्ट कम करना, तो विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। और बात करते हैं फिर प्रश्न नंबर, उत्साह कविता का अंतिम प्रश्न है, चौथा प्रश्न। तो शब्दों का ऐसा प्रयोग जिनसे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य है या प्रकट हुआ है, उसको आपको लिखना है। तो देखिए, नाद सौंदर्य है क्या, जहां शब्दों का गुंजायमान हो, शब्दों में एक अलग प्रकार की जब ध्वनियां निकलती हैं, तो जब आप उनका उच्चारण करते हैं तो अलग ही प्रकार में एक ध्वनि उत्पन्न होती, कंपन उत्पन्न होता है, उसे नाद कहते हैं। तो देखिए, इन कविताओं में अगर आप ध्यान देंगे तो इन कविताओं में, इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य प्रकट होता है। जैसे पंक्तियां हैं आपकी, घेर घेर घोर गगन, तो घेर घेर घोर गगन, यहाँ नाद सौंदर्य प्रकट हुआ है। ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ अगर पंक्तियों में ध्यान देंगे तो यहाँ नाद सौंदर्य प्रकट हुआ है। बाल कल्पना कैसे पाले, अगर इन पंक्तियों में आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी नाद सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, तो आप आसानी से इनको यहाँ प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह और उसका भावार्थ तथा इस चैप्टर से उत्साह से संबंधित अभ्यास प्रश्न का आपने अच्छे से अवलोकन किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।